वेलकम टू माय चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। आज हम शल्य तंत्र के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम शल्य शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। शल्य शब्द के बारे में समझे तो शल्य मीन्स एनी फॉरेन बॉडी सब्सटेंस विच कैन बी इरिटेटिंग टू आवर बॉडी और कैन बी पेनफुल। अगर इसकी निरुक्ति की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने इसकी निरुक्ति का वर्णन करते हुए कहा है शल श्वल। शल अर्थात कोई भी ऐसा पदार्थ श्वल जो कष्टपूर्वक आशुगमनी धातु शीघ्रतापूर्वक धातु में प्रवेश करके कष्टता को उत्पन्न करता है। यस्य शल्यमिति रूपम, इसी रूप को शल्य की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जो आकार शरीर और मन में शीघ्रतापूर्वक कष्ट पहुँचाए वही शल्य कहलाता है। नेक्स्ट इसकी सेकंड निरुक्ति या परिभाषा आचार्य जी ने कही है तत्र मनः शरीर बाधा करानी शल्यानी, जो मन व शरीर में बाधा उत्पन्न करे ऐसा भाव शल्य कहलाता है। नेक्स्ट लास्ट निरुक्ति इसकी कही गई है शल रुजायाम धातु। रुजायाम का अर्थ होता है पीड़ा। तो ऐसी कोई भी धातु या कोई भी आकार कोई भी वस्तु जो धातु में प्रवेश करके वहाँ हिंसा उत्पन्न करे और रुजा यानी कि पीड़ा उत्पन्न करे ऐसा कोई भी रूप या भाव शल्य कहा गया है। नेक्स्ट अब हम इसकी शल्य तंत्र की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो शल्य क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। तो शल्य हो सकते हैं तृण, काष्ठ यानी कि लकड़ी, पाषाण, पत्थर, पांशु, धूल का कोई कण, लोह, लोष्ठा, अस्थि, बाल, नख, पुस्राव, दुष्टव्रण, अंतःगत शल्य, कोई भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में फॉरेन बॉडी का फंस जाना, इन सब को हम शल्य की संज्ञा आचार्य जी ने दी है। तो अब इन्हीं सब को निकालना यही शल्य तंत्र है। अर्थात अब फुल डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसमें आचार्य जी ने कहा है तत्र शल्यम नाम। शल्य नाम कौन किस किस धातु को दिया गया है कि हमने पढ़ लिया। विविध तृण, काष्ठ, पाषाण, पांशु, लोह, लोष्ठा, अस्थि, बालनक, पुस्राव, दुष्टव्रण, अंतः शल्य उदाहरणार्थ, यानी इन सब शल्य को या अंतर्गत शरीर के अंदर किसी भी बॉडी पार्ट में अगर शल्य फंसा हुआ है इन सब को निकालने के लिए एवं यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, इन चारों चिकित्साओं पे जो मेन बेसिस रखकर चिकित्सा की जाती है जिस तंत्र में, उस तंत्र को कहा जाता है शल्य तंत्र। अब नेक्स्ट आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, धूलकण, लोहा, मिट्टी, अस्थि, केश, नख, पुस्राव, दुष्टव्रण, अंतःशल्य और गर्भशल्य आदि को निकालने का ज्ञान दिया जाता है और व्रणों के आम, पच्यमान, पक्व अवस्था, इन सब का विनिश्चय, ये सब विनिश्चय जिस शास्त्र में करना बताया गया है वही शल्य तंत्र है। नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट परिभाषा देते हुए आचार्य जी ने कहा है सर्व शरीर बाधकरम शल्य तत् ही उपदिश्यते इति अतः शल्य शास्त्रम। अर्थात पूरे संपूर्ण शरीर में जो बाधा उत्पन्न करे ऐसे शल्य का जहाँ उपदेश दिया गया है तथा इसकी चिकित्सा का वही शल्य शास्त्र है। नेक्स्ट शल्य तंत्र की प्रधानता की बात करें तो इसकी प्रधानता बाकी सभी 8 आयुर्वेद के अंगों में प्रधान आचार्य सुश्रुत ने मानी है। क्यों माना गया है? अष्टासु अपि च आयुर्वेद तंत्रेषु एतत् देवाधिकम अभिहितम। अर्थात यह सबसे जो देवों द्वारा पूजनीय है, अधिक माननीय ये तंत्र होता है। अब इसके कारण क्या है कि क्यों इसे प्रधान यानी इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? इसके 3 कारण हैं, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम आशु क्रिया करनात्, अर्थात ये कोई भी फॉरेन बॉडी सब्सटेंस है
के लिए हम उसको औषधि नहीं दे सकते हैं। औषधि जाएगी, पचेगी, फिर कार्य करेगी, इतने में बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है शरीर में। तो इसलिए तब वहाँ पर शल्य तंत्र काम आता है, यानी जो शीघ्रता, आशु यानी शीघ्रता से वहाँ पर क्रिया कर्म करके रोगी को लाभ पहुँचाता है। नेक्स्ट है यंत्र शस्त्र शार अग्नि प्रणिधान, अर्थात इसमें चारों चिकित्सा कर्म प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए यह क्या है, प्रधान है। नेक्स्ट क्या है, सर्वतंत्र सामान्यत च, अर्थात जो सभी चिकित्साएं अन्य तंत्रों में है उसी के समान इसमें सारी चिकित्साओं का वर्णन भी है, इसलिए ये प्रधान तंत्र है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी प्रधानता है तदम इदम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गयम यशस्यम आयुष्यम वृत्तिकरम च इति, अर्थात आचार्य सुश्रुत ने कहा है शल्य तंत्र केवल सिर्फ इसीलिए नहीं प्रधान है, इसमें बहुत सारी इन्होंने लाभ बताए हैं। सर्वप्रथम शाश्वत, ये नित्य है, अर्थात ये इटर्नल है, कभी चेंज नहीं होने वाला। पुण्यदायक, पुण्यता प्राप्त होती है। स्वर्गदायक, आचार्य चरक जो है वो स्वर्ग के मार्ग की ओर ज़्यादा अग्रसर करते हैं, जबकि आचार्य चरक जो है वो मोक्ष की तरफ प्रवृत्ति को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट, ये यश देने वाला होता है, आयु के लिए हितकर होता है, और जीविका यानी कि आचार्य ने कहा है कि ये वृत्तिकर अर्थात धन कमाने के लिए, जीविका कमाने के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इसकी शल्य तंत्र की अवनति के कारण आजकल शल्य तंत्र बहुत पिछड़ता गया है। इसके कारण क्या हैं? इसके विभिन्न कारण जो हैं वो हैं, उपलब्ध जो सुश्रुत संहिता है वो मूल स्वरूप से भिन्न मिलती है, अर्थात जो पहले लिखी गई ग्रंथों की मूल जो संहिता रूप है वो आजकल की संहिताओं से भिन्न है। इसका आधारभूत है शव छेदन, लेकिन इन कुछ जो लोग होते हैं, कुछ रूढ़ि परंपराओं की वजह से ये शव छेदन की क्रिया के लिए अपोज करते हैं का, तो इसलिए ये शव मिलना मुश्किल हो जाता है और डाइसेक्शन जो है वो बच्चे नहीं सीख पाते, तो इसलिए ये जो चिकित्सा है वो अब पिछड़ती चली गई थी। अब मध्यम युग की बात करें, मध्यम युग में जो है वो समाज मंत्र तंत्र देव आदि इन सब चिकित्साओं की ओर ज़्यादा अग्रसर हो गया था, तो शल्य तंत्र पिछड़ गया था। नेक्स्ट, शस्त्र कर्म हेतु संज्ञानाशक द्रव्यों का अभाव होने की वजह से पहले हम इसे यूज़ नहीं कर पाते थे। अनुशास्त्रों के अधिक प्रयोग से उपद्रव होते थे, तो इस चीज़ को भी ओवरकम कर लिया गया है। बौद्ध धर्म द्वारा अहिंसा का प्रचार, जब मध्यम युग में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो उन्होंने अहिंसा को अपना मार्ग समझाया और अतः इसका विरोध किया, एवं रस औषध प्रणाली का प्रचार भी उस टाइम आचार्य नागार्जुन के द्वारा हुआ था, जिसकी वजह से शल्य तंत्र को एक अल्टरनेटिव मिल गया था, जिसकी वजह से इसे हीन समझा जाने लगा। नेक्स्ट है राजाश्रय का अभाव, अर्थात इसे गवर्नमेंट सपोर्ट या गवर्नमेंट की तरफ से इतना लाभ नहीं मिला, इसलिए यह पिछड़ गया। शल्य चिकित्सा की कला को गोपनीय रखा जाता था। कुछ आचार्य जो है अब कुछ विभिन्न कलाओं को अपने तक ही सीमित रखते थे, इसकी वजह से भी इसका ह्रास हुआ। आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्यकरण होता गया। आज भी शल्य तंत्र में सिर्फ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का ही अधिकतर यूज़ किया जाता है। शुद्ध आयुर्वेद एवं संभाषण का अभाव होने से भी इसका ह्रास हुआ। संहिता में एक विषय का अलग अलग स्थानों पर विवरण, जिसकी वजह से शिष्य जो है उसे कंसेप्ट यानी तत्वों को समझने में दिक्कत आती है, तो इसलिए भी इसका ह्रास हुआ है। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा में पूर्व प्रधान पश्चात कर्मों में त्रुटियां होने की वजह से इसमें उपद्रव अधिक होते हैं, और इसलिए मोस्टली कोई भी सर्जन इसे या कोई भी पेशेंट इसे अवॉइड करना चाहेगा। इसलिए इन सब त्रुटियों को हमें दूर करना है, तभी शल्य तंत्र जो है वो अवनति के मार्ग से उन्नति के मार्ग पर
जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम इसकी उन्नति कैसे कर सकते हैं। तो उन्नति के उपाय हैं संहिता का सखोल अध्ययन का प्रयास हमें करना चाहिए। आचार्यों को चाहिए कि वे अपने शिष्यों को संपूर्ण कलाओं का संपूर्ण ज्ञान कराएं। ये सब सखोल अध्ययन इसका बहुत आवश्यक है। मर्म स्थानों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसी भी शल्य चिकित्सक को सबसे मेन जो शल्य तंत्र का कंसेप्ट माना गया है चिकित्सा के लिए वो क्या है, मर्म स्थानों का संपूर्ण ज्ञान बहुत आवश्यक है। वह चिकित्सा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। शास्त्र आधारगत चिकित्सा होनी चाहिए। छात्रों का प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण आवश्यक, यानी उनको डाइसेक्शन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शल्यकर्म करने के लिए, सर्जरी करने के लिए। शल्य तंत्र विषय को राजाश्रय की प्राप्ति होनी चाहिए ताकि जो मॉडल्स वगैरह हैं वो इजीली कॉलेजेस में, महाविद्यालयों में उपलब्ध कराए जा सकें। नेक्स्ट, इस चिकित्सा को जन सामान्य तक पहुँचाना। किसी भी चीज़ की उन्नति करने के लिए उसकी पब्लिसिटी, उसका ज्ञान लोगों तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अत्यायिक अवस्था, अर्थात कोई अगर इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो हमें पाश्चात्य चिकित्सा को ज़रूर अपनाना चाहिए। अर्थात मेन कंसेप्ट यही है कि हमें रोगी की जान के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आयुर्वेद एवं एलोपैथिक मेडिसिन पर समान पूंजी का निवेश। अर्थात दोनों ही अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ सिस्टम और एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, इन पर जो गवर्नमेंट है वो सेम पूंजी का निवेश करे ताकि दोनों की ही उन्नति हो। नेक्स्ट, आधुनिकता अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन और बदलाव होने चाहिए। समय समय पर हमें समय के साथ चलने की ज़रूरत होती है, तो समय समय पर इसमें बदलाव आने चाहिए। संभाषण परिषदों का आयोजन होना चाहिए, सेमिनार्स। हमें मेन कंसेप्ट को यहाँ से निकाल के और शिष्यों तक एवं जन सामान्य तक पहुँचाना है। इंटीग्रेटेड मेथड्स ऑफ टीचिंग, अर्थात हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसे कोरिलेट करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम मेन कंसेप्ट को समझाने के लिए मॉडर्न सिस्टम की मदद भी लेते रहे हैं और आगे भी लेनी चाहिए। धन्यवाद।